Good evening, everybody. So, dear students, let us start today's special class. तो कुछ जरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहता हूँ आपको शुरू में 5 मिनट, फिर बात शुरू करते हैं। So, let us start the discussion with my brief introduction. It is my brief introduction. Myself, Kaisar Hafiz, XIES, BTech honors from IIT Roorkee near 2000, qualified Indian Engineering Services 5 times, top rank S2, 20 years of teaching experience in this field. ये हमारा इंस्टीट्यूट है इंजीनियर जोन। आई एम रनिंग सिंस ईयर 2009 साउथ दिल्ली में। इससे पहले आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। इन ईयर 2012 वी हैव इंसेप्टेड इंजीनियर जोन पब्लिकेशन। ये हमारा पब्लिकेशन है टू प्रोवाइड क्वालिटी स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट्स। माय ओन रिटन टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड बुक्स मोर देन 20, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग सभी सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स की। थोड़ा सा इस बारे में बता रहे पब्लिकेशन के। सभी ब्रांचेस का स्टडी मटेरियल है, थ्योरी, प्रीवियस ईयर, अनसोल्ड, सारी चीजें प्रेजेंट इसमें। देखो ये नेटवर्क की बुक, मशीन कंट्रोल, पावर सिस्टम, एनालॉग और ये मैथ की माय ओन रिटर्न, ये सारी बुक्स में। ये गेट के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के माय ओन रिटर्न, सिविल मैकेनिकल रिटन बाय आवर टीम। ये हेड ऑफिस दिल्ली का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। लगभग सभी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, कुछ कुछ हो क्या मैंने यहाँ। देखो इसमें ये वाला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, इसरो रिवाइज इंडिया सीरीज फ्री पीवाईक्यू सेशन 5 to 6 टेस्ट पेपर हम प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे इसके। प्रीवियस इसरो पेपर सभी ब्रांचेस के लिए ये सेशन चलेगा 7 नवंबर से 21 नवंबर तक। इसमें आपको मैं मशीन और पावर सिस्टम के डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा सेशन भी है। और ये इसका टेस्ट होगा 22 नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, जो संडे आ रहा है, ठीक है ना। इसमें तो देखो ये रहा प्राइस। तो भाई फ्री क्लास अवेलेबल है, क्लास फ्री है, टेस्ट पेपर टेस्ट फ्री होगा ये। हाँ, लेकिन अगर अच्छा करो तो रिवार्ड जरूर मिल जाएगा, प्राइस। अब इसमें एक ये वाला टेस्ट पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर गेट 21, ये भी फ्री अवेलेबल है, प्राइस भी है साथ में। 14, 21, 28 नवंबर को ये इलेक्ट्रिकल का टेस्ट पेपर है। सिग्नल कंट्रोल हो चुका 14 में। 21 नवंबर को ये है टेस्ट 2, नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, तीनों के 30 क्वेश्चन है मिलाकर टोटल। ये मशीन पावर सिस्टम, इसके भी ये दोनों पेपर मेरे डिजाइन किए हुए हैं, ये वाला भी और ये भी। इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एनईटी, सभी कुछ है गेट पैटर्न के अकॉर्डिंग। फ्री अवेलेबल है, अपेयर कीजिए इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल इसी तरह, ये पहला पेपर,
ये रहा डिजाइन्ड बाय मी, ये वाला। हाँ, एक और चीज इसमें बस आपको बता दें, 50 डेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी फ्री अवेलेबल है। ये वाली सीरीज, इसमें गेट के प्रीवियस ईयर के कौन कौन से 2018, 19 और 20, ये 3 साल के पेपर हम डिस्कस करेंगे इसमें, सभी सब्जेक्ट हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल में मेजरमेंट में डिस्कस करूंगा, इसका शेड्यूल बता देता हूं आपको। मेजरमेंट ये होगा 23, 24 ऑफ नवंबर, ये दिसंबर। डेट नोट कर लीजिएगा। ये मेजरमेंट के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका, बाकी शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा सीधे। लास्ट एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, फिर आ जाते हैं पेपर पे। देखो सुपर 30 ये फ्री टेस्ट सीरीज है गेट के लिए, ये भी 30 क्वेश्चन की हर एक सीरीज, हर एक पेपर होगा ये। कंट्रोल, नेटवर्क, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल का है डिजाइन बाय मी, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी कॉमन सब्जेक्ट के पेपर दें, आई एडवाइस। इसमें देखो अब ये एप्टीट्यूड का बचा है, बस इस बार कंप्लीट हो चुकी सीरीज, लेकिन टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। इसमें एकदम नए क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए, और खास बात यह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो आप करते ही हैं, एमएसक्यू भी है इसमें। ये नया इंट्रोडक्शन है गेट 21 में, तो यहाँ आपको एमएसक्यूज भी मिल जाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर। देखो जरा क्वेश्चन, जहां तक है इसके क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल से हैं, डायरेक्ट आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ वे भी हैं, जो जनरली गेट गैस के सिलेबस में नहीं, लेकिन हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन है इस तरीके के, मतलब जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि कहां से आ गया, क्या क्वेश्चन है थ्योरेटिकल का, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। कई बार एक आध क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन ज्यादातर यह है कि आसान क्वेश्चन है। चलो जरा डिस्कशन करते हैं। लोड डिपेंडिंग अपॉन रियल, लोड शेयरिंग कैसे होती है ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन में? केवल लीकेज रिएक्टेंस से या पर यूनिट इंपीडेंस से? ये होती है पर यूनिट इंपीडेंस से। समझा देता हूं कैसे। देखो जैसे 2 ट्रांसफॉर्मर जब आते हैं पैरेलल में, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा होपफुली। T1 T2, ये लीकेज इंपीडेंस हो गई T1 की, मैग्नेटाइजिंग हमने नेगलेक्ट कर दिया, ये T2 के लिए। लोड करंट है I, लोड शेयरिंग कैसे होती है I1 I2 करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। VA शेयर किससे शेयर होगा, VI कॉन्जुगेट। तो किस पे डिपेंड कर रहा, इंपीडेंस इस पे। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच हमने नेगलेक्ट कर दी, मैं बताता हूं इसका, ठीक है ना, थ्योरी आप देख लेना।
मैंने तो वैसे क्लास में इसी डिटेल में समझा रखी मशीन में जब पढ़ाया था पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है ना। लेकिन जरा यह है कि चलिए इसमें हो सकता है, वैसे तो अब तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट होंगे भी शायद रिवाइज नहीं किए जाए। तो ये हो गया इम्पीडेंस, पर यूनिट हो या लीकेज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पर यूनिट में जनरली हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड, इट इज डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट सॉलिड कोर, कोई मतलब नहीं। लैमिनेटेड कोर प्रोवाइड हाई फ्लक्स डेंसिटी, नहीं। टू अवॉइड एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस, टू इंक्रीज द मेन फ्लक्स। हालांकि क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बनाया गया, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। लैमिनेटेड आयरन को जो हम यूज करते हैं उससे एडी करंट लॉस मिनिमाइज होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस उससे मिनिमाइज नहीं होते। यहां पर लेकिन दो ऑप्शन अगर होते, समझो भाई जरा बात को देखिए, अगर यहां दो ऑप्शन होते हैं कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट, एक में केवल एडी करंट, तो एडी करंट की फिर तो बात हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या होगा, फिलहाल यही सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें लग रहा है। देखिए मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। हाँ तो समझे जरा, देखो जैसे ट्रांसफॉर्मर के लिए आयरन कोर, आयरन कोर बनाई जाती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की। सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील बन जाता है ये वाला आयरन सिलिकॉन एलॉय। इससे क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस। ये मटेरियल लेने से ही हिस्टेरेसिस लॉस तो कम हो गए। अब जैसे ये आयरन कोर है, ऐसे समझो, ये इसमें एडी करंट फ्लो हो रही, एडी करंट लॉस होगा। लेकिन अगर इसको लेमिनेट कर दिया जाएगा, लेमिनेट का मतलब बीच बीच में इंसुलेशन, तो एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसके रास्ते का रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, इसके रास्ते का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इंसुलेशन से। एडी करंट लॉस वो रिड्यूस होता है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हैं कुल मिलाकर ज्यादातर। एडी करंट लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर कोर विल बी रिड्यूस्ड। अब उससे आगे का क्वेश्चन है लेमिनेशन थिक, इससे कुछ मतलब नहीं, नंबर ऑफ टर्न से। थिन, आंसर तो इसका डी है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो भाई समझो फिर से, एक मिनट जरा रिफ्रेश कर लेता हूं मैं।
यहां पे देखो, ये लैमिनेटेड आयरन कोर है। ये इंसुलेशन, वेरी थिन लेयर, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ये थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ये होती है, ये वाली इंसुलेशन की नहीं, ये होती है टी। अब देखो, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये करंट के पाथ हैं। एडी करंट लॉस होता है ई स्क्वायर अपॉन आर ई। इंसुलेशन की वजह से आर ई इंक्रीज होगा, एडी करंट लॉस रिड्यूस होगा। थिकनेस के बारे में फार्मूले से आपको मैं बता देता हूं, है ना। देखो साइड से ऐसे नजर आती है आयरन कोर, ये वाली। यहां सोर्स अप्लाई किया गया। एडी करंट लॉस का फार्मूला होता है थिकनेस, ये है रेजिस्टिविटी, ये तो कांस्टेंट है, ये है पीक फ्लक्स डेंसिटी। ये वही वाला फार्मूला है जो आप यूज करते हो, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। इस फॉर्मेट में तो आप जानते ही हो। अब देखिए आप, अगर टी को कम करेंगे थिकनेस को, यह है वो फार्मूला। क्वेश्चन इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस पे भी आया है। जनरली थिकनेस कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि फ्रीक्वेंसी और थिकनेस दोनों ही रिड्यूस कर दी गई 10% से, तो क्या चेंज आएगा। बकहोल रिले टू प्रोटेक्ट दी अल्टरनेटर, बिल्कुल अगर ट्रांसफॉर्मर में, अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, बस ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है बात। ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, बकहोल रिले। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं रफली। देखो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मर है, कंट्रोल टैंक, यहां ऑयल है, यहां ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है। इसमें ऑयल मेंटेन किया जाएगा हाई प्रेशर पे ऑयल कंजर्वेटर से। यहां पे भी ऑयल। अब देखो जैसे कोई भी फॉल्ट होता है, कुछ भी हीट डेवलप होती है,
हम्म, ठीक है, बस समझाता हूं। यहां जैसे कुछ फॉल्ट होता है, करंट इंक्रीज होती है, फॉल्ट करंट होती है बड़ी हाई, हीट बढ़ जाती है, आई स्क्वायर आर लॉस। जो ऑयल है ये कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, डिकम्पोज इनटू गैस, हाइड्रोकार्बन होते हैं मेनली एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन, गैस के बुलबुले बन जाएंगे। यहां गैस की वजह से प्रेशर बढ़ गया तो बुलबुले इधर जाने लगेंगे। एक्चुअली यहां फॉल्ट हम डिटेक्ट करते हैं इस बबल से, गैसियस बबल से, ठीक है ना, गैसेस बबल जो है वहां से। तो यहां पे हम बखोल रिले कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पाइप से, जो पाइप है टैंक और कंजर्वेटर के बीच। ये गैसेस बबल को डिटेक्ट करता है। ये ऑयल, यहां पे दो फ्लोट होते हैं, मैं आपको एक फ्लोट से बता देता हूं। मरकरी का ऐसा फ्लोट होता है जैसे ये ग्लास बल्ब है, इसके अंदर ये मरकरी है, ठीक है बात। ये दो कॉपर के वायर हैं जैसे एक्स और वाई, ये काम करते हैं स्विच की तरह। जैसे एक्स और वाई टर्मिनल हो गए स्विच, स्विच ओपन या क्लोज, जैसे ये स्विच हो गया। तो ये फ्लोट जो है मरकरी फ्लोट, अब देखो जैसे गैसेस बबल आएंगे, ये आए गैसेस बबल। गैसेस बबल के आने से जब ये हिले डुलेगा, डिस्टर्ब होगा फ्लोट, तो एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी डिस्टर्ब होने से, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एक्स वाई, ये स्विच क्लोज। अब इससे अलार्म सिग्नल भी हो सकता है, छोटा मोटा फॉल्ट है तो, अदरवाइज रिले भी ट्रिप हो सकती है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप। समझे बात। हाँ, ट्रांसफॉर्मर स्टैंपिंग एनेल्ड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर द बिल्डिंग,
annealed before being used for the building। ठीक है ना? हाँ, बताता हूं इसका जरा। ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है प्रोबेबली एनीलिंग। मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड तो नहीं। मैं हालांकि पूरी तरह श्योर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कभी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा बाहर से क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल स्ट्रेंथ एनीलिंग प्रोसेस उसी से रिलेटेड होता है। बिल्डिंग में इंस्टॉल करने से पहले, आसान सी बात है। बिल्डिंग में इंस्टॉल नहीं कर रहे, ऐसे ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लैब के लिए एनीलिंग की जरूरत नहीं। डेल्टा डेल्टा बैंक कैपेसिटी वीवी बैंक। वीवी बैंक होता है ओपन डेल्टा कनेक्शन और वी कनेक्शन, ये रह जाते हैं 1/√3। समझे बात? डेल्टा डेल्टा क्या होता है, जरा इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर T1 जरा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये 3 ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी भी डेल्टा में, सेकेंडरी भी। इधर सप्लाई, इधर लोड कनेक्टेड हो गया। इधर सप्लाई और इधर लोड कनेक्टेड, ये वाली बात। अब देखो जरा आगे, अगर इसमें से एक ट्रांसफॉर्मर हटा लें, एक ट्रांसफॉर्मर रिमूव कर दिया जाए, सपोज T3 को हमने हटा दिया, T3 था हमने रिमूव कर दिया, तो क्या रह गया? ये ओपन डेल्टा और वी। सप्लाई एज इट इज चलती रहती है, लेकिन रेटिंग 1/3 हो जाती है। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको कैसे हो जाती है। डिटेल तो यहां पे समझा नहीं पाएंगे। देखो, जैसे ये फेज करंट है, ये करंट आ रही आई एंगल -120, यहां लाइन करंट कितने आएगी?
मतलब यहां पे जो करंट फ्लो हो रही वो I√3 है डेल्टा में, और अगर ओपन डेल्टा कर दिया जाए तो I∠0, करंट यहां भी आई, कितनी रह गई करंट आई, हो गया ना 1/3। जब करंट 1/√3 हो गई, 1/3 नहीं सॉरी 1/√3, तो रेटिंग भी 1/√3 हो जाती है। बाकी तो डिटेल से समझ में आएगा, सारा डिटेल पढ़ने पर, रफली ये वाले रीजन। ठीक है बात, आगे क्वेश्चन देखते हैं चलो। ट्रांसफॉर्मर और नो लोड स्विच ऑन टू सोर्स वोल्टेज, इट विल ड्रॉ ए करंट। मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट होती है, ऑप्शन पढ़ते हैं चलो क्या है। सेम एज द स्टडी स्टेट, नहीं ट्रांजिएंट, सेवरल टाइम स्टडी स्टेट, मैग्नेटाइजिंग, ये सही लग रहा है। इनिशियल स्टेट बिल्कुल ठीक, यही लग रहा है। स्टडी स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल बिल्कुल नहीं, ट्वाइस नहीं, बहुत ज्यादा, ऑप्शन बी है। नो लोड कंडीशन में बहुत लार्ज करंट होती है। ठीक है बात, स्कॉट कनेक्शन का भी ये तो खैर आ ही जाएगा। चलो ये वाला बता दो, अच्छा समझा दो आपको। हाँ, मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट, IM नॉर्मली होता है 0.4 या 0.5%, सॉरी 4% या 5%, 0.04 से 0.05। तो इस हिसाब से जो करंट आ जाती है 5 टाइम्स ऑफ रेटेड, बहुत लार्ज। डिपेंड करता है इनिशियल फ्लक्स कितना, इनिशियल करंट इनिशियल फ्लक्स पर। ये ट्रांसफॉर्मर कोर है, यहां नो लोड है, जैसे ही इसको t=0 पर स्विच को क्लोज किया जाएगा, एकदम बहुत लार्ज करंट फ्लो होगी, इंडक्श करंट। ये रीजन है। डिपेंड करता है इस टाइम पे कितना फ्लक्स था, थोड़ा बहुत रेजिडुअल फ्लक्स हो सकता है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मर में सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, रेजिडुअल नेग्लिजिबल, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रेजिडुअल है उसके अकॉर्डिंग। टू साइड्स ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वोल्टेज एंड करंट्स बोथ आर इन फेज, नहीं, गलत। वोल्टेज एंड करंट 30, वोल्टेज डिफर, फेज। अच्छा, फेज डिफरेंस के बारे में है दोनों में।
समझा देते हैं जरा कैसे। देखो जैसे ये वोल्टेज है V एंगल 0 फेज वोल्टेज, रेशियो है 1:x, फेज वोल्टेज तो सेम आ जाएगा ये वाला। अच्छा T1 के थ्रू बना देता हूं मैं, सॉरी। देखो T1 की सेकेंडरी में, हाँ यहां तो समझ लो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, और मेरी एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चन को पूरी डिटेल के तरीके से पढ़ के देख करना चाहिए। ठीक है ना, यहां तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों सेम होते हैं, ये रहे, ये रेशियो है ट्रांसफॉर्मर का 1:x, ये XV0। यहां फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम नहीं होते, जैसे ये है XV माइनस 120, ये हो जाता है √3, पहली बात तो √3 आ जाएगा, फेज आ जाएगा 30 डिग्री। तो वोल्टेज में तो 30 डिग्री का फेज आता ही है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्लास में मैंने ये चीज आपको बताई हुई थी प्रॉपर फेजर डायग्राम से, वो चीज आप एक बार चेक जरूर कर लेना। अब देखो यहां जैसे ये करंट है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, आई एंगल फाई, इधर की तरफ करंट कितने आएगी, आई एंगल एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उल्टी हो जाती है करंट फाई। यहां लाइन करंट फेज करंट में कितना डिफरेंस होता है, √3 और 30 डिग्री, इसमें भी क्या हो गया 30, तो 30 डिग्री का डिफरेंस दोनों में होगा। ये स्कॉट कनेक्शन, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, टू फेज सप्लाई का मतलब होता है दो वोल्टेज हो जो 90 डिग्री हो, दो वोल्टेज जिनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का। चलो खैर, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा हिंट में जरूर दे देता हूं फिर भी आपको।
थ्री फेज सप्लाई यहां कनेक्ट करते हैं हम। ये न्यूट्रल, जैसे वोल्टेज है वी एंगल 0 फेज, यहां रेशो लेंगे इसका एन, n√3/2 किया जाएगा। V√3 एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ये VB माइनस VC कर दो, V√3 माइनस 90 आ जाएगा। फेजर डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो। अब ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, यहां से एक और ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर लो, इसका रेशो होगा n/2, यहां मिल जाएगा V√3/2 माइनस 90। तो मैग्नीट्यूड तो नंबर ऑफ टर्न से एडजस्ट कर दिया, एक में n/2 और एक की सेकंड में n√3, फेज डिफरेंस यहां से एडजस्ट हो गया। यूज ऑफ हाई फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। हाँ, डिक्रीज द टोटल वेट पर केवीए, इंक्रीज द टोटल वेट, वेट ऑफ आयरन पर केवीए। टोटल वेट के रिगार्डिंग हो गए, देखो समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से समझो आप, देखो भाई, फाइव प्रोपोर्शनल V/F आता है कांस्टेंट। जैसे हमें यहां सप्लाई अप्लाई करना, एक साइड की रेटिंग में बता दूं 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, फ्लक्स तो चाहिए पर्टिकुलर एक जो कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स यहां किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। सही है बात। अब यहां पे देखो आप, फाइव एम तो जो होगा कांस्टेंट वो है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, अगर बीएम की वैल्यू हाई होगी, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होने से लेस आयरन मटेरियल नीडेड।
समझे बात। आयरन की मेटेरियल रिक्वायरमेंट तो हो गई। जहां तक अब बात है नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर के बारे में, देखो एक्चुअली ये होता है √2πf/m जो कांस्टेंट, भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहीं के बेस पर हम लाए थे। नंबर ऑफ टर्न्स नीडेड इन प्राइमरी वोल्टेज अपॉन Vt, नंबर ऑफ टर्न्स नीडेड इन सेकेंडरी V2/Vt। जब φm कांस्टेंट है, Bm के हाई होने से लो होने से ये Bm पे नहीं φm पे डिपेंड करता है, ये सेम रहेंगे, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए अगर Bm हाई भी है तो भाई φm तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि φm हमने डिजाइन ही ऐसे किया, ये हाई ये लो, तो नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे, इसलिए वेट जो रिड्यूस होगा। ये बना क्वेश्चन जरा मजेदार सा, जिसमें सोचना पड़ा। वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस दैट ऑफ कॉपर, नहीं, वेट ऑफ कॉपर डिक्रीज ही कर दो बस, टोटल वेट, उसके वेट में फर्क नहीं पड़ेगा। The applied voltage of a certain transformer increased by 50%, frequency by 50%। इसी पे क्वेश्चन आ गया तो 3 टाइम्स आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताई वही वाला। चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई जरा, ये रिड्यूस्ड, कांस्टेंट V/F, कांस्टेंट में लिख लेते हैं बल्कि आसान रहेगा कंपैरिजन। सी 3 टाइम इंक्रीज हो गया 200%। नो लोड पर हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस अलग अलग लगाने पड़ेंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट तो कोर लॉस दोनों आ गए। समझे बात, इक्विवेलेंट सर्किट से भी समझा लेते हैं। अप्रोक्सीमेट सर्किट है ऑब्वियसली, नो लोड पर केवल ये, तो लॉस केवल क्या, यहां तो जीरो, कॉपर लॉस तो जीरो हो गई, वाइंडिंग में कॉपर लॉस तो जीरो, केवल आयरन लॉस। आयरन लॉस, कोर लॉस यानी हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉस दोनों मिलाकर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैव कोर लॉस,
यस, वेरी इंटरेस्टिंग। कितना? लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी डेप्थ के कंसेप्ट है ये, मतलब अच्छे क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे। देखो एक्चुअली होता क्या है, जाओ 5-7 मिनट की बचली क्लास, आजा कर दी 5-7 मिनट बचली क्लास, क्लास 5-1 मिनट की बच रही बस। खुद दिला रही है, आजा आजा तो खड़ा था आजा अंदर। हाँ भाई, तो इससे बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। मोस्ट ऑफ द टाइम रन एट फुल लोड, यानी x इक्वल टू 1 पर। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है? इस पे ज्यादातर तो लोड लगातार चेंज होता रहता है, रेयरली होगा फुल लोड पर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सप्लाई करता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ फुल लोड। इस बात को भी जस्टिफाई कर देंगे कि कैसे। तो ईटा मैक्सिमम हम कहां चाहेंगे? फुल लोड पर हम क्या चाहेंगे? इफिशिएंसी मैक्सिमम। पीआई पीसीएफ इसके इक्वल, यहां पे देखो ईटा मैक्सिमम हम चाहेंगे 70% पर। क्यों भाई? फुल लोड पे क्यों? ज्यादातर टाइम जो लोड है ट्रांसफार्मर पे उसी पे मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो पीआई किस पर? यस, ये वाला अब आए ना बात पकड़ में, 0.49 पीसीएफ। तो इसलिए आयरन लॉस यहां कम रखना होता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग भी चेंज होती है, एरिया लार्जर हो जाता है। वो खैर बाद की बातें हैं, फिलहाल तो ये वाला काम बन गया, ठीक है ना, लेस देन। अब इसको समझ लो। देखो ऑर्डिनरी पावर ट्रांसफार्मर का मतलब बताएं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, एक बड़े वाला मोटर क्रेन है, या शुगर मिल वगैरह की जैसे क्रेन हो गई कई सारी, बड़ा वाला। चलो मैं कम वोल्टेज ही मान लेता हूं। वैसे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में 11 केवी 25 केवी यूज होता है। इसका लोड है, सपोज करो ज्यादातर टाइम फुल लोड है इसका, जब ट्रेन रन करती है 11 लिख दो, नहीं तो आपको लगेगा ट्रेन इतने कम वोल्टेज पे कहां चलेगी। फुल लोड अगर सपोज करो ये 10 एमबीए है, तो हम ट्रांसफॉर्मर यहाँ 10 एमबीए का ही तो लाएंगे भाई। पूछेंगे कितना लोड रहता है, उसी रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर। तो जब ट्रेन रन करेगी ज्यादातर टाइम तो फुल लोड ही भाई। भाई ट्रेन में 10-15 पैसेंजर कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, या हल्की भारी ट्रेन हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना भाई। जैसे सीधी सी बात है, आपकी दावत आई गई शादी ब्याह से, वो कहने लगे कि भाई मुझे बताओ दावत में आऊंगे या नहीं, खाना उसी हिसाब से बनवाऊं, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई एक दो आदमी खाने से फर्क पड़ रहा है, क्या बनना ही है। तो वही बात है सारी, एज इट इज। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रेटेड है, ठीक है, वही वाली बात। ये तो है पावर ट्रांसफार्मर नॉर्मल।
अब डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं इंडस्ट्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगा रहा हूं, आप इसे हाउस होल्ड समझ लो। अगर इसे 415 वोल्ट मान रहे हो तो हाउस होल्ड वाले, देखो सपोज इस कॉलोनी में यहां पर 100 घर हैं, हर एक का लोड 2 केवीए 2 किलोवाट मान लेते हैं, हर घर में 2 किलोवाट का लोड है, केवीए मान लो, चलो 2 केवीए, तो टोटल लोड कितना हो गया 200 केवीए। ट्रांसफॉर्मर तो 200 का ही लगाओगे ना आप, बिल्कुल भाई देख के 100। अब ये बताओ कभी ऐसा पॉसिबल है कि हर घर में एक टाइम में सभी ने बिजली ऑन कर दी सारी की सारी? चलो दिवाली को भी छोड़ दो, वैसे भी दिवाली अगर सर्दी में आ रही, जैसे अभी वही फेस्टिवल था एक, तो उसमें एसी तो चलेगा नहीं, सारा लोड तो नहीं ऑन होगा ना, लाइट ही तो सारी ऑन कर देते हैं दिवाली पे भी, लेकिन वैसे नहीं। तो ऐसा कभी होगा कि सब हर आदमी ने अपने घर का सारा लोड कनेक्ट कर रखा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। एसी और गीजर एक साथ तो नहीं चलेगा, कोई कम से कम सर्दी गर्मी में अलग अलग चलेगा, तो कभी भी रेटेड लोड सप्लाई ही नहीं करता, ये उससे कम ही रहता है। भाई घर में आपके जितने स्विच है सारे थोड़ा ही ऑन करते हो एक साथ, कुछ लोड ऑन होता है कुछ नहीं। एक एक कमरे का पंखा चलता है, दूसरे का नहीं, बहुत सारे मेहमान आ गए, कोई बाराती आ गई तो अलग बात है, लेकिन फिर भी सारी चीजें नहीं होती एक साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो लोड होगा इससे कम, लेकिन हमें लगाना तो ट्रांसफॉर्मर इतने का ही पड़ेगा टोटल रेटिंग का, जबकि यहाँ टोटल लोड कम ही रहेगा, कभी 100, कभी 140, कभी 120। तो हम प्रैक्टिकली हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है कि 70% तक रहेगा, 70% तक, इसलिए मैंने कहा था। तो यहां हम इफिशिएंसी रेटेड पे क्यों रहे मैक्सिमम? वी विल डिजाइन इन सच ए मैनर सो दैट इट प्रोवाइड मैक्सिमम इफिशिएंसी एट 70% ऑफ रेटेड लोड। इसकी वजह से डिजाइन चेंज होता है। अगर इसकी रेटिंग भी मैं 10 MVA मान लेता हूं, सेम रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जब बनाओगे तो अलग से टेंडर अलग हो जाएगा, उसका रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। अल्टीमेटली भाई हमारा पर्पस तो वही है कि लॉस मिनिमाइज हो ट्रांसफॉर्मर के, ट्रांसफॉर्मर खुद को बिजली खा जाए बीच में सारी, कम से कम पावर लॉस, उसका काम तो उधर से लेकर इधर बिजली देना है, क्यों खा पी रहा है ज्यादा, थोड़ा बहुत खाना पीना चल जाएगा लॉस इफिशिएंसी हम जाएंगे 97 93, 2-3% चल जाए, लेकिन थोड़ा 10-15% बीच में खा जाएगा बिजली वो, ठीक है ना, हम उसका बिल थोड़ा ही लेंगे। चलो खैर, तो ये हो गया। हीट रन टेस्ट होता है संपनर, इसमें बिना लोड करे दोनों लॉस आ जाते हैं, संपनर बैक टू बैक टेस्ट होता है वाला। तो खैर चलिए इसे हम कंटिन्यू करेंगे कल। तो भाई आप लोग जरा खुद भी कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सोल्व करने की, वो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करें जिससे कि डाउट डिस्कशन यहाँ पे फिर हम कर सकें कि कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। सीरीज कैपेसिटर का करना, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंपनसेट करने का है वैसे सवाल, मेनली ये वाला ऑप्शन होगा इसका। हाँ तो भाई बाकी सब्जेक्ट के भी देखो जैसे क्वेश्चन चल ही रहे, हाँ अच्छे खासे क्वेश्चन है हर एक में। ये नेक्स्ट ईयर का हो गया यहाँ से। तो चलिए देखो, इसलिए 5 सेशन मुझे आपको कराने हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था 5 सेशन इसके कराएंगे, पिछले 4-5 साल के पेपर आराम से हो जाएंगे इसी तरह, ठीक है ना। थोड़ा सा आप खुद भी कोशिश करें, फिर डाउट डिस्कस कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंगली। तो ठीक है भाई, चलो चलते हैं, जरा इजाजत दो। हाँ वन मोर इन्फॉर्मेशन, देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बता दूं, जैसे इस पे प्लस पे भी मेजरमेंट शुरू किया हमने, 2 क्लास ही हुई है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, PMMC चल रहा है। तो कल मिलते हैं भाई फिर इसमें ना, ओके।